हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल पीवाईक्यू की एक डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज का ये अगला पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है, बताइए। ध्यान दीजिए, जीन पियाजे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए। हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन किया है जीन पियाजे की थ्योरी को। देखिए, जीन पियाजे क्लियरली स्टेट करते हैं कि बच्चे कम या ज्यादा नहीं सोचते हैं एडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि जब आप कम या ज्यादा सोचने की बात करते हैं इसका मतलब है आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को लेकर के नॉलेज की। तो बच्चे कम या ज्यादा नहीं सोचते बल्कि डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जो कि क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है उनके सोचने का पैटर्न ही। ओके, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। एडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन। ऐसा जीन पियाजे ने बिल्कुल नहीं कहा कि बच्चों की तुलना में वयस्क अधिक ज्ञानी है, नहीं होंगे ज्ञानी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें मोर नॉलेजेबल अदर से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जीन पियाजे ये बात नहीं कहते हैं। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती नहीं। जब आप मात्रात्मक की बात करते हैं इसका मतलब है आप टॉपिक को लेकर के नॉलेज कितना है ये चेक कर रहे हैं, जबकि ये बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव मीन सोचने का पैटर्न ही डिफरेंट है बच्चों का। चिल्ड्रेन आर डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स व्हाइल एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वयं स्वतंत्र होते हैं, नहीं ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, बताइए। देखिए, जब भी डिस वर्ड जुड़ा हो तो इसका मतलब है न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर। इसी में आएगा आपका डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, डिस्प्रैक्सिया। ये सब क्या है, डिसऑर्डर से संबंधित है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया। जब बात होती है डिसलेक्सिया की, इसका मतलब पढ़ने लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, और पढ़ने लिखने का सीधा संबंध होता है। आप जब पढ़ने की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने की बात करते हैं, रीडिंग को लेकर के रीडिंग डिसऑर्डर होता है जब आप सही से सुनते हैं साउंड्स को। हर एक वर्ड क्या है, एक साउंड है। जब आप साउंड्स को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप उसी तरह रीड कर सकते हैं। और साउंड की जहां भी बात होगी वहां पे वर्ड आएगा फोनीम, मींस फोनेटिक्स से रिलेटेड। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेस्ट, ऑलरेडी बच्चा रीडिंग डिसऑर्डर है, उसको अगर आप हायर ग्रेड के रीडिंग टेस्ट देंगे इससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेज, पैसेज बिल्कुल नहीं, हमें बड़े और जटिल गद्यांश नहीं देने हैं, ये तो रीडिंग डिसऑर्डर को बढ़ा देगा, बच्चे के अंदर लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थ्रू एसोसिएशन मेथड्स ऑफ कंडीशनिंग, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से नहीं, इससे भी इससे ठीक नहीं किया जा सकता है। थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। असर्शन रीजन, सेम ट्रिक्स उस तक आपको अपनानी है। पहले असर्शन रीजन इंडिविजुअली देखेंगे दोनों सही है कि नहीं, अगर दोनों सही तब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बीच में क्योंकि या बिकॉज जोड़ देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस among learners and adopt their teaching to cater the needs of all students। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर। बताइए, देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारी टीचिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमें अवॉइड करना है ग्रुप वर्क, कोलैबोरेशन, बिल्कुल नहीं। वाइगोत्स्की क्लियरली स्टेट करते हैं कि बच्चा कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क से ज्यादा सीखता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा रीजन हमारा फॉल्स है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 सही है। Rama is a teacher who is implementing Vygotsky's theory in her classroom, and she assigns her student to work in group to complete a challenging task. During the task, one student struggles to understand a key concept. What would the most effective way for Rama to help this student? रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है।
वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, बताइए। देखिए, वाइगोत्स्की बात करते हैं जेडपीडी की। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसी के साथ बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड करने की। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट, जो कोई मोर नॉलेजेबल अदर्स एमकेओ, जो हमसे ज्यादा जानकार है उस सब्जेक्ट में, या जो हमसे सीनियर हैं, एल्डर चाहे टीचर हो गए, हमारे दोस्त हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनसे मदद लेना ताकि बच्चा वो भी कर सके जो उसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात करते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की ये बात नहीं करते हैं। assign a different task to the student that is better suited to her ability, नहीं, जैसे आप टास्क चेंज कर देंगे ये तो जजमेंटल हो गए। आप बच्चे को मौका तो दीजिए उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आपने उसके पोटेंशियल से कम का टास्क दिया तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। Work through the problem with the student and providing guidance and feedback as needed while involving other group members, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, और इसी को वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम, कभी नहीं। आप डायरेक्ट अगर आंसर दे देंगे तो बच्चे की लर्निंग नहीं होगी, बच्चे के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी, ये चीज ध्यान रखना है। Which of the following hinders the participation of students with visual impairment in classroom? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, बताइए। ये बात हो रही है विजुअल इंपेयरमेंट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे विजुअल इंपेयरमेंट में क्या क्या बाधा डालता है। विजुअल इंपेयरमेंट से टैकल करने के लिए क्या करते हैं, हम टैक्टाइल मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। आप प्रिंटेड टेक्स्ट बुक तो जो विजुअली इंपेयर नहीं है उनको भी देते हैं, इनको भी देंगे, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी वो विजुअल इंपेयरमेंट से डील कर रहे हैं, सो ये ऑप्शन पूरी तरह से हिंडर करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे अभी सही लग रहा है। रेज लाइन ड्राइंग्स एंड मैप्स, उभरी हुई रेखा और मानचित्र, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चे को, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये हिंडर नहीं करता, ये बल्कि हेल्प करता है। टेक्टाइल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल, ये भी हेल्पिंग टूल है हमारा। ग्राफिक्स हमारे की स्पर्शनीय है कि वो क्या टच करने से उनको फील आ जाता है, तो वो उससे रीड करने में ईजी होता है। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी ठीक है। ये तीनों हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नोट्स हमारी हेल्प नहीं करती हैं, ध्यान रखना है। How does setting mastery goals impact a student's motivation and views of ability? महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, बताइए। देखिए, ध्यान रखिए, एक होता है आप अचीवमेंट कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, आपने गोल अचीव किया, उसी हिसाब से आपकी मोटिवेशन। मास्टरी का मतलब होता है आपके अंदर से आती है उस स्किल को सीखने के लिए, इसके लिए कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे आगे। फर्स्ट थिंग, जितने एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन है, जब भी बात होगी मास्टरी की, उनको आप कट कर दीजिए, बिना रीड किए भी आप कट कर दीजिए, ये गारंटी है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन 2-3 एलिमिनेट होते हैं। अब 1-2 में इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कही गई, अब देखते हैं कौन सा बेटर है। एंड बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी, योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, बताइए। चलिए देखते हैं, यहां ध्यान देंगे, दोनों ऑप्शन में आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की गई, लेकिन एक में बात की गई वृद्धिशील दृष्टिकोण की, एक में स्थिर दृष्टिकोण की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो कि ग्रोथ की बात कर रहा है। You are a teacher who wants to help your students to develop metacognitive skills. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है, बताइए। सबसे पहले बात करें मेटाकॉग्निशन है क्या। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मीन्स जैसा हम सोच रहे हैं हम वैसा ही क्यों सोच रहे हैं, इस मामले में विचार करना।
जीन पियाजे इसके बारे में बात करते हैं, मेटाकॉग्निशन जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल एज में डेवलप होती है, ठीक है। जब हम अपने विचारों के बारे में भी सोच सकें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अलग चीज है, मेटाकॉग्निशन अलग चीज है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अपने विचारों के बारे में विचार करना मेटाकॉग्निशन है या परासंज्ञानात्मक कौशल है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बहुत सही, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट्स, सारांशित नोट्स प्रदान करने से आपका कॉग्निशन स्किल मेटा कॉग्निशन कैसे हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन, याद है कि जहां भी मेमोराइजेशन वर्ड दिखाई दे जो कि प्रमोट करता है सपोर्ट का मेमोराइज, उसको आपको कट करना है, एलिमिनेट करना है कंप्लीटली। ये एनसीएफ एनईपी सबने इसका अपोज किया है, नेग्लेक्ट किया है। गिविंग स्टूडेंट मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। असर्शन रीजन सेम ट्रिक, पहले दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं। इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मोनी, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड सेम इज इनकरेज्ड। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। रीजन, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। बताइए, देखिए, जैसे कि पहला बात कर रहा है कि एशियन कल्चर में सोशल हार्मनी को प्रमोट किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, उनके कल्चर को फॉलो करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो किसी कल्चर में सोशल हार्मनी को स्ट्रेस दिया जाता है, एशियन कल्चर में ऐसा होता है। बट एक्सप्रेशन ऑफ अंगर को डिस्करेज किया जाता है, हतोत्साहित किया, सही बात है। जब कल्चर है कि सद्भावना होनी चाहिए तो वहां पे क्रोध के लिए स्थान नहीं होगा। शर्म की भावना को इंकरेज किया जाता है, जब आप शर्माते हैं तो मतलब आप गलत काम करने से डरते हैं, ठीक है। तो असर्शन तो हमारा सही है। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई, ये बिल्कुल तरह है। इमोशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कीप इन माइंड। इमोशन बहुत जो है, इमोशन आपको कुछ नया करने, नया सीखने और अपने व्यक्तित्व को बदलने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो हमारा आर फॉल्स है। सो ए इज टू आर इज फॉल्स। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। बताइए, देखिए, फीडबैक का पर्पज क्या होता है, जिससे लर्निंग बेटर हो सके, ठीक है। अगर आप फीडबैक ऐसे देते हैं जिससे लर्निंग बेटर है तो वो फीडबैक सबसे पर्पजफुल, मीनिंगफुल है। अगर आपने फीडबैक ऐसे टाइम पे दिया है या इन शब्दों वेग फीडबैक दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे, मीनिंगफुल फीडबैक होना चाहिए। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सीखने के दौरान ही फीडबैक देंगे तो उससे क्या होगा, बेटर हो जाएगी लर्निंग, इंप्रूवमेंट बेटर होगा। इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस एनकरेज करना है, नर्चर करना है कॉन्फिडेंस, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम, वो असेसमेंट होता है, फीडबैक से इसका कोई लेन देन नहीं, वर्ष के अंत में नहीं। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट, छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, ये क्या है हमारा समेटिव असेसमेंट, ध्यान देंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाते हैं। बताइए, पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग कहते क्या है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है कि जैसे प्याजे, वाइगोत्स्की, इन सब का मानना है कि बच्चे जो हैं अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। जीन प्याजे बच्चों क्या बोलते हैं, लिटिल साइंटिस्ट, एक्टिव लर्नर्स, वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू, गलतियां करके सीखते हैं। वहीं वाइगोत्स्की बोलते हैं कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके वो नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करते हैं, खोजते हैं नॉलेज को, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। मीनिंगलेस टीचिंग, बिल्कुल नहीं, मीनिंगफुल टीचिंग होती है। रोट लर्निंग को हमें नहीं प्रमोट करना है। रिसेप्टिव ग्रहणशील, नहीं, रिसेप्टिव नहीं, एक्टिव है बच्चा, रिसेप्टिव कहाँ है, ठीक। डिस्कवरी लर्निंग, बहुत सही, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। जब भी बात कंस्ट्रक्टिव टीचिंग की आएगी डिस्कवरी रहेगी, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग, निम्न में से कौन प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। बताइए, देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बात करती है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल की एवं
हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की। सो हमारे एनालिटिकल क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये क्या होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। वहीं हमारे अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, रिमेंबर या नॉलेज बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एनईपी एनसीएफ या 21st सेंचुरी स्किल की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है एनालिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, देखते हैं हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने राज्य हैं बताइए, इसमें कुछ एनालिसिस है या इन्फॉर्मेशन है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, डेटा की बात कर रहा है, डेटा में आपको एनालिसिस कुछ करना है। What are the various causes of increase of population in India? भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये क्या है, एक एनालिटिकल थिंकिंग, आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आपको देखनी पड़ेगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज, चलिए बताइए कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया क्या है कमेंट में। विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है, बताइए। देखिए जब बात हो रही बच्चों ने जो सीखा है दूसरों को सिखा रहे हैं, ये जो भी कार्य होगा म्यूचुअल होगा, पीयर लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीचिंग भाषा में इसके लिए एक अलग वर्ड भी यूज होता है। चलिए पहले देखते हैं ऑप्शंस को। रोट लर्निंग आप जब भी देखेंगे इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन में आपको रखना ही नहीं है सूचीअंतर। एक्सपोजिटरी टीचिंग का मतलब होता है व्याख्यात्मक शिक्षण, जब आप एक्सपोज करके करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ बात करें बच्चा एक दूसरे को सिखा रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। जब हम एक दूसरे को सिखाते हैं ये क्या होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग या पीयर लर्निंग कहते हैं। कंडीशन लर्निंग नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है, बताइए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी। एएसडी के बच्चे क्या होते हैं, रिपीटेटिव बिहेव करते हैं। रिपीटेटिव बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनका कोप मैकेनिज्म है, इन्हें अनप्रिडिक्टेड चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, इसीलिए इन्हें प्रिडिक्टेड चीजें, जैसे अगर आप होमवर्क दे रहे हैं या शेड्यूल में चेंज करें पहले से इन्फॉर्म करेंगे, तो जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होंगे वो उसी हिसाब से प्लान करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑटिज्म इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बिल्कुल सही जवाब, तंत्र की विकासात्मक विकार है, सही बात है, ठीक है। ध्यान रखना ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तंत्र की विकासात्मक विकार है, ठीक है। केवल वातावरण कारकों से होता है, नहीं। इलाज किया जाता है उनके साथ, नहीं। स्वलीनता सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। Assertion reason. During adolescence, the pressure to conform to gender expectation and follow conventions of femininity or masculinity increases. किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। रीजन, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, बताइए। चलिए देखते हैं। पहला बात कर रहा है कि एडोलसेंस के जब आप इंटर करते हैं तो आपके जो जेंडर रोल होते हैं उससे जो एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की वो इंक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही। जब आप एडोलसेंस की ओर होते हैं तो आप एज अ बॉय एज अ गर्ल आपके रोल्स डिफरेंट होते हैं और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन वैसी होती है। बट बात कर रहा है जेंडर एंड जेंडर रोल्स बायोलॉजिकली है, नहीं। ध्यान रखना जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक, समाज ने निर्माण किया है जेंडर रोल का, ये चीज ध्यान रखना है। बायोलॉजिकली नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो हमारा आर फॉल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, बताइए बताइए। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है हमारी 21st सेंचुरी स्किल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान रखना ब्लूम टैक्सोनॉमी को आपको दिमाग में रखना। जब भी बात क्रिटिकल थिंकिंग की आएगी मींस दे नीड टू क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिस्करेज द स्टूडेंट्स, पहले वर्ड से क्लियर निगेटिव वर्ड है, ये बिल्कुल तरह से गलत होगा, लेकिन फिर डिस्करेज द स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग डाउट्स, जैसे ही आप बच्चे को संदेह या सवाल पूछने से हतोत्साहित करेंगे बच्चा की सीखना या अधिगम रुक जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से गलत है। गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व इन्फरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं, ठीक है। अवॉइड क्वेश्चन विच नीड इन्फरेंस एंड
एनालिसिस, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही सवाल तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, तो उन्हें अवॉइड नहीं करना है, प्रमोट करना है। आस्क ओनली दोज क्वेश्चन व्हिच कैरी सिंगल आंसर, जैसे ही सिंगल आंसर होंगे वो एनालिटिकल बेस नहीं, ध्यान रखिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं प्रमोट करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही एक मास्टर सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम मॉक टेस्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन के सेट रहेंगे जो हम स्पीड में सॉल्व करेंगे। टेस्ट करने के लिए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। क्योंकि 6 सितंबर को सीटेट का एग्जाम शेड्यूल है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए।